मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। आज हम प्रस्तुत वीडियो में जिस बिंदु की चर्चा करेंगे, यह बिंदु बीए पार्ट सेकंड ईयर ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। और प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य में संकलित द्वितीय कवि हैं बिहारी। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यह बिंदु, ये टॉपिक महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका एनालिसिस करें और तत्पश्चात या तदुपरांत उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। इस वीडियो में मैंने जो कंटेंट या सामग्री प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बीए के साथ साथ एमए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने जो मध्यकाल को दरअसल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्तिकाल कहा है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। तो रीतिकालीन जो तीन जो काव्य धाराएं इस दरमियान प्रवाहित हुई थी, उसमें रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा और तीसरी रीतिसिद्ध काव्य धारा। रीतिसिद्ध काव्य धारा के बिहारी अकेले बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित या यूँ कहें कि प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इन्होंने किसी तरह की कोई लक्षण काव्य लिखने की चेष्टा नहीं की है, लेकिन स्वतः ही इनके काव्य में लक्षण, ग्रंथों के लक्षण स्वतः ही आ गए हैं। तो आज हम प्रस्तुत वीडियो में बिहारी का जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा को अंजाम देंगे। तो छात्राएं ध्यान दें, बिहारी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अप्रथम हैं, क्योंकि बिहारी ने धोए जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है, वह उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न रस प्रवण मेधावी कवि थे, इसमें कोई दोहराया नहीं। उनकी अकेली कृति बिहारी सतसई उनकी अक्षय कीर्ति के लिए पर्याप्त है। यानी यूँ कह सकते हैं, एक कहावत है कि 100 चोट लुहार कीर, 100 चोट सोनार कीर, 1 चोट लुहार कीर। बहुत सारे कवियों ने कई ग्रंथों का सर्जन किया है, लेकिन बिहारी ने केवल एक रचना करके और वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। और इनकी जो बिहारी सतसई है,
उसमें उन्होंने क्या है, गागर में सागर भर दिया है। ये कहावत इनके लिए चरितार्थ होती है। तो पहले हम इनका जीवन वृत्त देखते हैं। कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ इनका पालन पोषण हुआ है, किस राजा के आश्रय में रह कर के इन्होंने काव्य का सर्जन किया है, ये बहुत सारी बातें हैं। तो इनका व्यक्तित्व देखते हैं। बिहारी यद्यपि उनके जन्म को लेकर, यानी बिहारी के जन्म को लेकर विद्वानों में मतेक नहीं है, एक मत नहीं है, तथापि सामान्य रूप से माना जाता है कि बिहारी का जन्म संमत 1652 में हुआ था तथा उनका देहावसान मृत्यु संमत 1721 में हुई थी। उनके जीवन के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। तीसरा केशव तथा केशव राय, केशव इनके गुरु थे और केशव राय इनके पिता माने जाते हैं। नंबर 4, बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर बस गए थे। मथुरा में इनकी ससुराल थी। नंबर 5, बिहारी का आराध्य देव कृष्ण भगवान थे। नंबर 6, बिहारी दरबारी कवि थे तथा जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिलती थी। बिहारी की पत्नी भी कुशल कवयित्री थी। बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता और उनकी भेंट महात्मा नरहरि दास से हुई थी, जो तत्कालीन समय में बहुत ही अच्छे कृष्ण भक्ति के अच्छे कवि और आचार्य थे। और बिहारी ने काव्य परंपरा का ज्ञान बुंदेलखंड में ही प्राप्त कर लिया था। विवाह के बाद कवि बिहारी मथुरा आ गए थे। यहीं वे ससुराल में स्थायी रूप से रहने लगे। ससुराल में ही रहने लगे। मुगल बादशाह शाहजहाँ के बुलावे पर वे आगरा आ गए थे। शाहजहाँ के पास कुछ दिन रहने से बिहारी का परिचय अनेक राजाओं से हो गया और वहीं से बिहारी जयसिंह के यहाँ पहुँचे थे, जो जयपुर के उस समय राजा थे। जयपुर नरेश महाराणा जयसिंह से मिलने जाने पर बिहारी को पता लगा कि महाराज तो नवविवाहिता रानी के प्रेम पास में आबद्ध होकर के प्रजा कार्य से विरक्त हो गए हैं। यह दशा देखकर बिहारी ने निम्नलिखित दोहा लिख भेजा था। एक दोहा लिख करके राजा की जो नवविवाहिता जो पत्नी है, रानी है, उसके भोवश प्रेमवश वो उसमें फंस गए थे और प्रजा का कार्य उन्होंने करना छोड़ दिया था। तब बिहारी ने एक दोहा लिखा था, वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु। अब ये व्यंग्योक्ति है इस दोहे के अंदर कि हे भौरा, भौरा को माध्यम बना करके और बिहारी ने जयपुर के महाराणा जयसिंह पर उन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है कि हे भौरा, अभी तो क्या है, इस ये कली है, अभी तो ये विकसित नहीं हुई है, इसमें मधु भी नहीं है, सुंदर इसमें क्या है, शायद भी नहीं है, और नहीं विकास ही काल नहीं, और इसका ये विकास की अवस्था है। अली कली सी
अली कली ही सो बिंध्यो, हे अली यानी भौरा, कली यानी कली से ही तू चिपक गया है, और जब ये विकसित होगी, फूल बनेगी, तो हे भौरा न जाने तेरा क्या हाल होगा। तो उसी प्रकार से ये व्यंग्योक्ति है। राजा जयसिंह पर उन्होंने कमेंट किया था, व्यंग किया था, कटाक्ष किया था कि हे राजा, अभी तो ये आपका विवाह हुआ है और अभी आपकी नवरानी है, नवोढ़ा है, ये इसका आगमन हुआ है, और ये पूर्ण रूप से जब मैच्योर हो जाएगी, युक्ति बन जाएगी, तो न जाने तुम्हारे क्या हाल होंगे। तो ये इसमें बात कही जाती है। कहा जाता है कि इस दोहे का महाराज पर जादू सा प्रभाव हुआ और वे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो गए। महाराज की आज्ञा से ही बिहारी लाल ने दोहों की रचना आरंभ कर दी। सतसई उन्हीं दोहों के संग्रहित ग्रंथ का नाम है। नीति, भक्ति और लोक मर्यादा के दोहे भी इस सतसई में है। बिहारी कवि की एक ही कृति है, वह है बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। इस पर संस्कृत एवं प्राकृत की सतसई परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गाथा सप्तशती से बिहारी सतसई अत्यधिक प्रभावित है। गाथा हाल की जो गाथा सप्तशती है, हाल कवि हुए थे, उन्होंने भी एक सतसई लिखी थी। उसका ज़बरदस्त प्रभाव हम बिहारी सतसई पर देख सकते हैं या देखने को मिलता है। बिहारी अत्यंत प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी कवि होने के कारण उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में श्रृंगारपूर्ण रचना लिखनी पड़ती थी। नीति और भक्ति भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। नीति के भी दोहे लिखें तो भक्ति के भी लिखें, तो श्रृंगार के तो दोहे में बिहारी ने रस बरसा दी, रस की बरसात कर दी। भक्ति भाव संभवतः पत्नी की मृत्यु से जागा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। नारी सौंदर्य चित्रण में तो बिहारी अप्रतिम है, उनके सामने दूसरा कोई कवि नहीं टिकता है। नारी के अंग की छवि उतारने में उनका धोए जैसा छंद उनके हाथों ही सफल हुआ है। मादकता, कोमलता, सरसता में भी बिहारी के समकक्ष दूसरे कवि खां ठहरते हैं। बरे के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों में भी बिहारी की तुलना में शायद ही कोई कवि समकक्ष उतर पाए। अनुभव विधान में तो बिहारी की मान्यता सर्वमान्य है। और जहाँ तक सवाल मुक्तकार के रूप में बिहारी की प्रशंसा का है, विभिन्न आलोचकों ने की है इनकी प्रशंसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक लिखा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे विचार से बिहारी की कविता में गुणों के साथ साथ अनेक दोष भी विद्यमान हैं। अतः उनका महत्व निर्धारित करने से पूर्व उनके दोनों पक्षों पर सम्यक रूप से विचार कर लेना चाहिए। हमारे विचार से किसी भी मुक्तक रचना का मूल्यांकन करते समय मुख्यतः 7 बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी मुक्तक काव्य की जो खूबियाँ होती है, जो विशेषताएं होती है, वो 7 विद्वानों ने, आचार्यों ने मानी है। नंबर 1, कवि ने ऐसे विषयों, प्रसंगों एवं भावनाओं का चुनाव किया हो जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखते हो। नंबर 2, कवि की शैली में ऐसी सजीवता एवं मार्मिकता हो कि वह छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना सके। मुक्तकार में कल्पना की। नंबर 3, मुक्तकार में कल्पना की समाहार शक्ति होनी चाहिए, यानी सामासिक शब्दावली का उसको प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, भाषा शैली में समास का गुण होना चाहिए। नंबर 5, कवि को व्यंग प्रयोग में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 6, भाषा में कोमलता, सरलता
और प्रभा का गुण होना चाहिए। नंबर 7, शब्द योजना में नाद सौंदर्य भी हो तो अच्छा है। तो ये प्रमुख तौर पर ये 7 गुण एक मुक्तक काव्य के माने गए हैं और इनके आधार पर हम बिहारी सतसई का विवेचन विश्लेषण करते हैं। बिहारी सतसई में उपयुक्त विशेषताओं में से अनेक मिलती है, संपूर्ण तो नहीं मिलती है लेकिन अनेक विशेषताएं हम बिहारी सतसई में देखने को मिलती है। उन्होंने मुख्यतः नायक नायिका के प्रेम एवं श्रृंगार रस की व्यंजना को अपना लक्ष्य बनाया है। मुक्तम में रस के सभी अवयवों की नियोजना एक साथ नहीं हो पाई है, यानी श्रृंगार और भक्ति और शांत रस को इन्होंने तवज्जो दी है। अतः उसमें ऐसे ही रसों की व्यंजना हो सकती है जो सभी अवयवों की अपेक्षा नहीं रखते। श्रृंगार रस में वह गुण विद्वान है। प्रेम के क्षेत्र में आलम्बन के सौंदर्य की झलक, उसकी एक चेष्टा या आश्रय की कोई मनोदशा, उसकी एक युक्ति, इनमें से किसी एक के चित्रण से ही पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है। अतः श्रृंगार रस को प्रमुखता प्रदान करके बिहारी ने उचित ही किया है, किंतु साथ ही अनेक विषयों का समन्वय करने की लालसा ने उसके काव्य को अनेक विरोधी भावों से ग्रसित कर दिया है। एक दोये में वे रमणी की मधुर छवि का आस्वादन करते दिखाई देते हैं तो वे दूसरे में तीय छवि की घोर भत्सना में लीन हो जाते हैं और दूसरे में क्या है वो निंदा करते हैं। एक और विपरीत रति का चित्रण है तो दूसरी ओर अद्वैत का प्रतिपादन। ऐसे मेरी भवबाधारो राधा नागरी सोई जातन की झाई पड़े शाम अरुद्ध होई। तो पहली पंक्ति में तो वो भक्ति करते हैं, दूसरी में क्या है जो अपनी आराध्य देवी राधा है, उसकी सुषमा है, सौंदर्य है, उसका चित्रण करने लग जाते हैं। एक और विपरीत रति का चित्रण है तो दूसरी ओर अद्वैत का प्रतिपादन। कहीं हास्य की हल्की मुस्कान है तो कहीं नीति के कठोर तथ्यों की गंभीरता। यही कारण है कि बिहारी के काव्य की मूल भावधारा का अबाध रूप से आगे नहीं बढ़ पाती है। वह अनेक स्थानों पर विच्छिन्न होकर सूखती हुई सी उधर इधर बटकर लुप्त हो जाती है। छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना देने की कला में बिहार सिद्धस्त है। नायिका की साधारण सी चेष्टा को भी बिहारी ने अत्यंत चित्ताकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे भौहों ऊंचे आँचरू उलट, मोरी मोरी मुँह मोरी, नीठी नीठी भीतर गई, दीठी दीठी सी जोरी। इसी प्रकार नायिका की चितवन का बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। अनिया रे धीरग द्रगन कितीन तरुण समान वे चितवन और एक कछु जी बस होत सुजान। यहाँ चितवन किसी विशेषता के बारे में कुछ न कहकर भी उसे रहस्यमय ढंग से अद्भुत आकर्षक रूप प्रदान कर दिया गया। कल्पना की समाहार शक्ति के भी अनेक प्रमाण बिहारी में देखने को मिलते हैं। यहाँ केवल कुछ संकेतों द्वारा ही दृश्य का अंकन कर दिया है। कवि ने पूरी बात न कर केवल कुछ ऐसे ही तथ्यों की ओर संकेत किया है जिससे पाठक पूरे प्रसंग की कल्पना कर सके। एक उदाहरण देखा जा सकता है। परतीय दोष प्राण सुन, लखी मुलुकी सुखदानी, कसु करी राखी मिश्र हूँ मुँह आई मुस्कान। यहाँ भी कवि ने 2 पंक्तियों से ही एक पूरी कहानी कह डाली है। कथावाचक महोदय और उक्त सुखदानी का कोई परिचय दिए बिना ही तथा उनके पारस्परिक संबंध की कोई चर्चा किए बिना ही कवि ने इस विशेष परिस्थिति का चित्रण इस ढंग से किया है जिससे कि पाठक पूरे प्रसंग की कल्पना कर सके। अगली भाषा की समाज शक्ति का गुण भी बिहारी सतसई में प्रचुर मात्रा में विद्वान है।
वे कम से कम शब्दों में एक दीर्घ इतिवृत्त, विस्तृत प्रसंग और सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं है रीत। बहुत सुंदर दुआ है। व्यंजना का भेवक भी बिहारी सतसई में अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। उनकी व्यंग्योक्तियों में प्रभावित करने की असाधारण शक्ति विद्वान है। जयसिंह जैसे सूरवीर शासक के हृदय को भी उन्होंने अपने व्यंग के तीरों से भेदने में सफलता प्राप्त की थी। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। स्वार्थ सुकृत ने श्रम वृथा देख विहंग विचार बाज पराए पान पर तू पंछी ने मार। बिहारी की भाषा में कोमलता, सरलता और नाज सौंदर्य का गुण भी कतिपय धुओं में परिलक्षित होता है। जैसे तंत्रनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सवंग। मैं थोड़ा सा इस धोए का अर्थ कर देता हूँ आपके ज्ञान वृद्धि के लिए। तंत्रनाद का तात्पर्य वीणा के तार, और वीणा के 7 स्वर होते हैं सारे गामा पादानी सा। तंत्रनाद और कवित्व, कविता का रस, कविता का आनंद और संगीत का आनंद, सरस राग और अच्छी रागनी, अच्छा गाना, रति रंग और स्त्री का सुख। इनमें क्या है? अनबूढ़े, अनबूढ़े यानी जो बूढ़े नहीं हुए हैं अर्थात जवान, और बूढ़े वृद्ध, तरे यानी डूब जाते हैं। यानी संगीत सरता और कविता और स्त्रीय सुख, इनमें क्या है? बूढ़े जवान सब क्या है इसमें? इस संगीत सरिता में संगीत की नदी है, उसमें सब डूब जाते हैं। उनके सारे अंग प्रत्यंगे, यानी कहने का तात्पर्य इनको सुन करके देख करके आनंद मग्न व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार बिहारी सतसई में मुक्तक काव्य के प्राय सभी गुण ढूंढे जा सकते हैं, किंतु साथ ही उसमें अनेक दोष भी विद्वान हैं। जैसा कि पहले संकेत किया गया है या हमने बताया है कि एक तो इसमें बेमेल विषयों को एक साथ दिखाया गया। करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद वाली उक्ति से सिद्ध होता है कि अपनी सतसई को अनेक संवादों से मुक्त करने की लालसा से प्रेरित होकर कवि ने उसमें अनेक विरोधी भावों को प्रस्तुत कर दिया है। दूसरी, कल्पना की समाज शक्ति और भाषा की समाज शक्ति कई स्थलों पर गुण की अपेक्षा दुर्गुण अधिक बन गई है। इनके कारण उनके अनेक धो के प्रसंग व अर्थ की जानकारी के लिए क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। इसी दुर्बोधता के कारण सतसई के आस्वादन के लिए मस्तिष्क को अच्छा व्यायाम करना पड़ता है। अच्छी कसरत करोगे तभी जाकर के बिहारी के जो धोए हैं उनका जो अर्थ है वो समझ में आएगा। व्यंजना के फेर में पढ़कर बिहारी के कई धोओं को अस्वाभाविकता की अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया है। उनकी भाषा में भी सर्वत्र स्वाभाविक प्रभाव नहीं मिलता है। तो ये कुछ बिहारी के काम में कुछ कमी है, लेकिन इन कमियों को दरकिनार करते हुए बिहारी ने अपनी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की जो त्रिवेणी प्रभावित किए वो देखते ही बनती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इतना कहा है कि बिहारी श्रृंगार, भक्ति और नीति के कोना कोना झांक आए हैं। यानी इनकी बिहारी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है। ये
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में कहा है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बिहारी सतसई के जो चुनिंदा है मार्मिक दोहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।